नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में क्लास 8 की सोशल साइंस की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सी टेट, एच टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास 8 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 को हम कर रहे हैं महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमारा है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो चलिए देखते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना बहुत ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। लेकिन पहले ये सब कुछ भी नहीं था। इतनी बहुत सारी पाबंदियाँ थी कि लड़कियाँ कॉलेज या स्कूल नहीं कर जा सकती थी। ठीक है, और जिसके पति एक्सपायर यानी मर जाते थे तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। ठीक है, इतनी सारी पाबंदियाँ थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती पहले। ठीक है, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों की लड़कियां अपने इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। आज देखिए, ये सबके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से तो उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा ही जल जाएं। ठीक है, इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को क्या है, सती कहकर महामंडित किया जाता था। ठीक है, और सती का यहाँ पर अर्थ क्या दिया गया है, सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए, इतनी सारी मान्यताएं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता था, काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें हम शूद्र कहा जाता था उस समय। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधा करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग क्या दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। ठीक है, और लोगों को क्या है, मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं ये सब सारे बदलाव कैसे हुए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, यानी कि पहले परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहुत से मुबाहिसे और चर्चाएं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बात, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम इस तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों यानी और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर सामाजिक सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से
शुरू होती थी। ठीक है, यहाँ पर एक बात आता है कि राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, यानी कि 1772 से 1883 तक ये इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने क्या है, कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन की स्थापना किया था, यानी कि ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। तो ये भी आप नोट करके चलते चले। ठीक है, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, देखिए कुछ भी परिवर्तन जो है जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए राजा राम मोहन राय हैं, इनका पिक्चर ये है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता समानता के पक्षधर थे। ठीक है, उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, यानी कि जो विधवाएं हो जाती थी उनके जीवन में परिवर्तन लाने की किस तरह से कोशिश की जाती थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छोड़ दी। ठीक है, अब देखिए क्या है, राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप क्या है, फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। अब देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया, यानी बाद के जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने भी इनकी क्या है बातों को माना और उनके राय को अपनाया सुधारकों को। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपराओं के खिलाफ है। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से लोगों को क्या, यानी कि देखो ये है ना, आप इस प्रकार के जब देखते थे कि लोगों को किस प्रकार से कुंडी से लटका के ऐसा किया जाता था त्यौहार में, ये इनकी प्रथाएं थी, यानी कुंडों पर झूलने का त्यौहार। यानी कि इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत, यानी कि कितनी पीड़ा होती थी, कितना कष्ट होता था, लेकिन ये क्या है परंपराएं थी, अपनी खाल में क्या कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बराबर कर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खासतौर पर भी आलोचना होने लगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए सती प्रथा के विचार में कुछ विचारक हैं, कुछ लोग इसके समर्थक थे, कुछ लोग इसके विरोधी थे। देखिए दोनों पक्ष के लोग थे। कुछ लोग जो समर्थक थे तो उनका मानना था कि भाई औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। यानी कि कोई भी अगर स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को जिंदा की चिता के साथ जला दिया जाता था, वो भी चिता के साथ बांध कर, कि जलने के बाद कभी वो भागने न लग जाए। कुछ जो विरोधी लोग थे उनका मानना क्या था कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है, फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे असम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कर सकते हैं। बात सही है बिल्कुल, जब आप पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे मानेंगे कि वो समझदार नहीं है। अब आगे देखते हैं एक और सुधारक के बारे में, यानी उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह
के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों की हवाला दिया, यानी कि अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। देखिए अब क्या विधवा विवाह किसके 1856 में पारित किया गया? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध भी किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। देखिए समाज में जितना भी सुधार किया गया लोगों ने उसका बहुत काफ़ी विरोध किया। ऐसा नहीं कि लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। ये चित्र जो देख रहे हैं ये क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। इन्होंने भी एक समाज सुधारक है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, यानी आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, यानी कि हिंदू धर्म जो भी बुराइयां आ गई थी उसे सुधारने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा था। आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा इलाके में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली महिलाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध कर रहे थे। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि समाज में जो भी सुधार हो रहे थे समाज में उसका जो विरोध बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए लड़कियां स्कूल जाने लगती है, यानी कि अब किस तरह से लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा उसका भी काफ़ी लोग विरोध करेंगे। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तिका में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में ही चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था, ठीक है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, यानी कि आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा क्या है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीखने लगी, ठीक है। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे सुधारकों ने क्या है कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इस उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू संभाल के बारे में पढ़ें, ठीक है। चित्र में देख पा रहे हैं कि हिंदू विद्यालय की छात्राएं जो थी 1875 में, यानी 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी कि उस समय लड़कों को दी जाती ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है महिलाओं के बारे में क्या है महिलाएं लिखने लगी, यानी कि महिलाओं के बारे में ही भी कुछ महिलाएं लिखने लगी, ठीक है। क्या लिखने लगी इसको हम देखते हैं। यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने क्या है कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारधाराओं की कटु आलोचक थी
और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। ठीक है, अब देखिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि रुकैया यानी कि क्या खोला, तो देखो यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है, बेगम रुकैया ने क्या है लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ये सब आप पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई, देखिए ताराबाई यहाँ पर हैं, यानी कि इन्होंने घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब लिखी। देखिए पेपर में आपसे पूछा क्या जाता है कि पंडित यानी कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये ताराबाई शिंदे नामक महिला ने लिखी है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट के एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये जो क्वेश्चन है सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको नोट करके रख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब इस पुस्तक में क्या क्या गया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ठीक है, संस्कृत की महान पंडिता, अब देखिए संस्कृत की महान पंडिता रमाबाई, देखिए ये ताराबाई शिंदे थी जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये पंडित रमाबाई अलग थी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, तो ये संस्कृत की महापंडित थी। देखिए ये क्या है, ये संस्कृत की महापंडित थी, इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो संस्कृत की महापंडित थी कौन, पंडिता रमाबाई। इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने उचित जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। अब देखिए पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित रमाबाई ने क्या किया, तो यहाँ पर पंडित रमाबाई ने क्या किया था, विधवाओं के लिए क्या है पूना में एक विधवा गृह स्थापित किया था। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे कौन सी, पंडित रमाबाई, ये संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी। जहाँ की ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। ठीक है, जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी की आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में भी कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज्य विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने लिखा था। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए कि जो सुधार गृह किसने स्थापित किया था, तो ये पंडित रमाबाई ने किया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आप नोट करके चलते चलना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून भी बना था, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे थे तो उनकी भी शादी कर दी जाती थी, लड़कियाँ थी छोटी छोटी उनकी शादी कर दी जाती थी, तो बाल विवाह एक कानून बना। विरोध महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी संस्था स्थापित सब परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर क्या है पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। अब यहाँ पर 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून पारित किया गया। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेंगे। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, और आपको याद होगा कि 1829 में सती प्रथा का विरोध हुआ था। ठीक है, कानून बनाया गया था 1929 में बाल विवाह निषेध कानून,
और 1829 में सती प्रथा। ठीक है, इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार क्या था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, चित्र में दिया है। ठीक है, कि यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या है, बाल वधू का चित्र था। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो 20% से ज़्यादा भी लोग हैं, जिनकी जो शादी है 18 साल से पहले ही हो जाती है। ठीक है, आप देखते भी होंगे अपने आसपास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जाति में समाज सुधार, यानी जाति और समाज सुधार, यानी जाति में और समाज में अब सुधार क्या क्या होना, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमने हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया था उनमें से कई जातियों गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन करता था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। ठीक है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का संगठन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, एक यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और नाम यहाँ पर आया है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे आप। आगे देखेंगे, इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। ठीक है, उसी समय बहुत सारे गरीब लोगों क्या अब उसी समय क्या है, बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में कई नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी, सड़कें बिछाने लगी, यानी बिछ रही थी, और इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। ठीक है, इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले की ज़रूरत थी। ठीक है, यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। ठीक है, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर क्या है, बागानों में काम करने भी चले गए। तो इन जगहों को आप पूछ लेंगे, नाम नोट कर लेंगे कि लोग बागानों में कहाँ पर काम करने गए थे। असम है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद है और इंडोनेशिया। ठीक है, नए स्थान पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छुटकारा मिलने का यही एक मौका था, क्योंकि उनको बहुत अपमान किया जाता था उनका। अब यहाँ चित्र में देखेंगे, जॉन एलन नामक इस कोली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को, ठीक है, मॉरिशस ले जाया जाता था, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के थे। देखिए इस जहाज का नाम क्या है कि जॉन एलन नाम है कि कुली जहाज। देखिए ये भी नाम आप नोट कर लीजिए, कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या है, तो लग रहा है किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, जूते कौन बना सकता है? अब देखिए जो अछूत लोग होते थे वही जूते बनाते थे। ठीक है, यानी चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची जाति से देखा जाता था। वे क्या करते थे, मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, उन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जरूरत जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जूते बनाते हैं कौन थे, मदिगा समुदाय के लोग। ये मदिगा समुदाय के लोग हैं, जूते बना रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में।
अब मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और जूता चप्पल बनाने का ही काम करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिडेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, कक्षा में जगह नहीं। अब देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब यानी कि उनके साथ कितना भेदभाव होता था अछूत लोगों के साथ। उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सुनकर यानी सबक यानी कि जो पढ़ाई की चीज़ें है सुनने की इजाज़त दे दी गई थी, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जातियों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे छोटे काम भी करते थे, छोटे बड़े काम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या समानता और न्याय की मांग उठी। अब इसमें इनको समानता किस प्रकार से मिली है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग क्या है जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने किया। अब देखिए क्या है, आपसे पूछा जाता है पेपरों में कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो ये क्या घासीदास ने किया था। तो कहाँ पर, मध्य भारत में। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या क्या जिन्होंने क्या है चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी छेड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है कि पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने क्या है मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ठीक है, अब देखिए कि पूर्वी बंगाल में कौन, हरिदास ठाकुर थे। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी कि हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने विरोध किया। जिसे आज केरल कहा जाता है, यानी कि जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझामा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। ठीक है, उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। अब देखिए जातिगत भेदभाव का विरोध किसने किया था, यहाँ पर केरल में अगर पूछा जाएगा आपका, तो केरल में आपका किसने किया था, आपको यह श्री नारायण गुरु ने। देखिए पेपर में क्वेश्चन कितनी बारीकी से पूछता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। विरोध किया, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मतम औरु दैवम मनुष्यान। अब देखिए पेपर में हमसे पूछ सकता है कि यह कथन किसका हो, तो ये आपको कथन नोट करेंगे, ये श्री गुरु नारायण के थे। ठीक है, क्या है, औरु जाति औरु मतम औरु दैवम मनुष्यान। ठीक है, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ठीक है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी कि जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ज्योतिराव फूले, यानी इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गुलामगिरी। ठीक है, देखिए निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों को द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर क्या है खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे और जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। अब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देश
देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की ही है। ठीक है। अब देखिए गुलामगिरी किसकी है, ये ज्योतिराव फुलेराव की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी छूतों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन, देखिए पेपर में पूछता है कि सत्यशोधक नामक समाज की संगठन का स्थापना किसने किया था, तो ये कौन किया था, ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। ये भी नोट करके चलेंगे। ठीक है, पेपर में आपसे ये सब पूछा जाएगा यार, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ भी है, इसको भी आप देखते चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पर कि 1873 में, देखिए 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। देखिए अब ये भी अब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था या किसने लिखा था, तो ज्योतिराव फूले ने किया था। कब किया था इन्होंने, 1873 में। तो ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लिखते चलेंगे या कहीं नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा भी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, और फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। ठीक है, जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी क्या पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब देखिए कि जाति सुधार को लेकर जो आंदोलन चला था, आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम भारत में तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या है कि रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दिया गया है क्या कि मंदिर में कौन जा सकता है। देखिए उन्होंने पाबंदी लगाया था तो भाई मंदिर में अब कौन जा सकता है, तो यहाँ पर आप अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु क्या है, फेलोशिप मिल गई। ठीक है, 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना का काफ़ी क्या है, संरचना पर काफ़ी लिखा उन्होंने। ठीक है, और सन 1927 में अम्बेडकर ने क्या है, मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारी क्या है, अब मदुरै में क्या है, मंदिर का प्रवेश द्वार है ये। ठीक है, यानी कि टॉमस डेनियल के द्वारा बनाया गया चित्र है। यानी कि मंदिर क्या है, प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी क्या है, फटकने नहीं दिया जाता था। यानी कि कितना वहाँ भेदभाव होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलन। ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन यानी कि 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी क्या है, चुनौती दी। अब यहाँ पर एक समाज सुधारक थे, ये देखिए E.V. रामास्वामी नायकर। और हाँ, पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि पेरियार के नाम से किसको जानते हैं, तो पेरियार के नाम से राधा स्वामी नायकर को ही जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे
और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। ठीक है, पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को क्या है, खुद मुक्ति पानी होगी। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों की निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ठीक है, ये क्या है, दलित लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्वक लेखन आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडित और बंगाल में ब्राह्मण समाज यानी ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति उच्च नीच को क्या है, जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष क्या है, चल रहे थे और आज भी ये जारी है। आप देख भी रहे होंगे कि हमेशा क्या है, आज भी जारी है ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो सुधार के लिए संगठित होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे केशव चंद्र सेन यानी कि ब्रह्मो समाज के ये मुख्य नेता थे। ब्रह्मो समाज देखते हैं, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज अलग है, ब्रह्मो समाज अलग है। यह संस्था इस प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज के ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर भी क्या प्रकाश डाला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेनरी डेरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर क्या है, सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। अब आगे देखिए रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। देखिए विवेकानंद के गुरु का नाम भी रामकृष्ण परमहंस है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए क्या है, मुक्ति पर जोर देता था। ठीक है, आगे देखेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने 1863 लेकर 1902 तक इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम या मूल नाम पूछा जाएगा तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उन्होंने श्री रामकृष्ण की क्या सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। अब 1893 में शिकागो में क्या एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, में उन्हें सुनने के बाद अब ये सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, इनके विचारों को सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।
वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर क्या वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को क्या पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर क्या है तभी काबू पाया जा सकता है कि जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए थे। ठीक है, अब यह यहाँ पर देखिए प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? यानी 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म किया और बाल विवाह के उन्मूलन के प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहन किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठाया था। ठीक है, उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब वेद समाज, मद्रास एंड चेन्नई। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। ठीक है, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुई थी? 1867 में बम्बई में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था 1864 में। ठीक है, वेद समाज के जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अब यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ठीक है, कब? 1875 में स्थापना हुई थी अलीगढ़ में। और किसने किया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से ही शुरू हुई थी। ठीक है, अब बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे खालसा कॉलेज, यानी कि अमृतसर में 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी, कोई MCQ, कोई नोट्स भी, तो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।